गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर विजेंद्र सिंह तंवर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इंग्लिश और वर्तमान में मैं राजकीय महाविद्यालय गुड़ा में पदस्थापित हूँ। जो इस वीडियो सीरीज आपके लिए बनाई जा रही है उसमें जो आज का जो वीडियो है वो है क्लास बीए पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर और पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट में सरोजनी नायडू की जो पोएम है, बहुत ही पॉपुलर पोएम है, सॉन्ग ऑफ राधा द मिल्क मेड, उसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन के बारे में आज हम बातचीत करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं, सरोजनी नायडू जो है बहुत ही पॉपुलर नेम है इंडिया में, हर कोई उसके नाम को से परिचित है। वो एक राजनीतिक फ्रीडम फाइटर के रूप में ज्यादा जानी जाती है, लेकिन उसके अंदर एक कवियत्री भी थी, वो एक टैलेंटेड पर्सनालिटी थी। उसके बारे में हम थोड़ा सा और जान ले। सरोजनी नायडू या सरोजनी चट्टोपाध्याय का जन्म 1879 में हुआ और डेथ हुई 1949 में। उसको उसके निकनेम सोब्रिक्वे भारतीय कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। बहुत ही टैलेंटेड, बहुआयामी प्रतिभा की धनी थी, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वो बहुत ही वर्सेटाइल जीनियस थी। वो एक पोइटस थी, फ्रीडम फाइटर थी, फाइटर फॉर वीमेन्स राइट्स, लीडर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड फर्स्ट वुमेन टू बी अपॉइंटेड एन इंडियन स्टेट गवर्नर। आजादी के बाद उसको ही बनाया गया था, पहली औरत थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली फीमेल प्रेसिडेंट भी थी। उसने साहित्यिक जीवन में बड़ा सक्रिय योगदान दिया और बहुत से इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवियों को अपने घर पर जो सैलून बनाया हुआ था बॉम्बे में, उसमें आमंत्रित करती थी, डिस्कस करती थी और सभी लोग उसको ये कि इसी प्रकार से जज करते थे कि वो बहुत बड़ी एक महिला कवित्री है। उसने काफी पोएम्स लिखी और एंथोलॉजी के रूप में प्रकाशित भी हुई। उनमें से जो प्रसिद्ध है, द गोल्डन थ्रेशोल्ड 1905 में, द बर्ड ऑफ टाइम एंथोलॉजी जो थी 1912 में, एंड द ब्रोकन विंग 1915 में पब्लिश हुई। अब पोएम की बात करें, जो पोएम है हमारी, जो सॉन्ग ऑफ राधा द मिल्क मेड, इसका प्रकाशन द बर्ड ऑफ टाइम जो कि 1912 में उसकी एंथोलॉजी प्रकाशित हुई थी, उस एंथोलॉजी में जो इंडियन फोक सॉन्ग सेक्शन है उसमें इसको शामिल किया गया था। ये जो ब्रिज एरिया पर भरतपुर, मथुरा, आगरा के आसपास का जो क्षेत्र है उसको ब्रिज एरिया बोलते हैं। वृंदावन गांव है, उसमें वृंदावन की होली आपने काफी नाम भी सुना होगा, बरसाना की होली। तो वहां पर काफी फोक लोकगीत कहानियां हैं राधा और श्री कृष्ण को लेकर। तो उन्हीं कहानियों में से एक कहानी पर ये पोएम आधारित है और इसमें राधा और श्री कृष्ण का जो दैवीय प्रेम है उसका गुणगान किया गया है। सभी जानते हैं राधा और कृष्णा के बीच में जो प्रेम है वो अमर प्रेम है। राधा प्रतीक बन चुकी है अनंत शाश्वत औरत रूप की, स्त्रीलिंग की कह सकते हो, और वो अपने प्रेम में डूब जाती है। और हर भारतीय जानता है कि राधा जो है वो बरसाना के पास के जो मथुरा के पास गांव है बरसाना, उससे बिलोंग करती थी। वो अपने नेटिव गांव से मथुरा की ओर जाती थी और मथुरा में उसका प्रेमी कृष्णा रहता था। इस थीम को, इस विषय वस्तु को कवित्री ने राधा और श्री कृष्ण के बीच में जो प्रेम को, अमर प्रेम को दिखाने के लिए इस्तेमाल किया है। हम जानते हैं श्री कृष्णा के दो और दूसरे नाम भी थे, एक था कन्हैया और दूसरा गोविंदा। और मथुरा जो है एक श्री कृष्णा का मिस्टिक रहस्य में पूजा का सेंटर बन चुका था, जिसको कि हम एक बांसुरी बजाने वाला, बांसुरी वाला या डिवाइन कॉवहर्ड भी बोल सकते हैं, और फ्लूट प्लेयर यानी गवाला भी कहा जाता है। द डिवाइन बिलव्ड ऑफ एवरी हिंदू हार्ट, हर हिंदू उसको भगवान का अवतार मानता है, उससे उसका आदर करता है, सम्मान करता है। तो ये विषय वस्तु है जिसको कि इस्तेमाल किया गया है कवित्री के द्वारा इस पोएम में। अब जो राधा है तो मिल्क मेड, वो अपने नेटिव गांव बरसाना से मथुरा जाती है, जहां पर श्री कृष्ण उसका प्रेमी रहता है।
अब वो उस मेले में, कह लीजिए मथुरा में मेला है, वहां पर वो अपनी दही या मक्खन जो भी आपको उसको बेचने के लिए जाती है। वहां पर जब जाती तो रास्ते में देखती है कि गाय के जो बछड़े हैं, बछड़ियां हैं, वो अपने नेचुरल साउंड में आवाज कर रंभा रहे हैं। और सावन का महीना है, यानी रेनी सीजन है, और सॉफ्ट ब्रीजेस और धीमी धीमी हवा भी चल रही है। वो कहना चाहती है जोर जोर से कि who will buy these curds that are white as the clouds in the sky। मतलब तुल उपमाओं का इस्तेमाल करके, सिमिली का इस्तेमाल अपनी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की विशेषता बताने चाहती है कि कोई दही ले लो, बहुत ही सुंदर दही है, बिल्कुल बादल जैसे रंग की दही है, ये कहना चाहती थी। तो इंस्टेड ऑफ दिस मैसेज फॉर द कंसर्न पीपल, जो संबंधित लोग, इस मैसेज देने की बजाय सी क्राइज गोविंदा गोविंदा, उसके दिल से एक ही आवाज निकलती है, गोविंदा गोविंदा, एज अ हार्ट इज फुल ऑफ गोविंदास ब्यूटी, क्योंकि वो उसका दिल भगवान श्री कृष्ण, जिसका दूसरा नाम गोविंदा है, कि सुंदरता में खोया हुआ है। वो भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता के जादू में मंत्रमुग्ध हो चुकी है, और यमुना नदी अपने आराम से धीरे धीरे बह रही है। और इसी नदी के किनारे पर, यानी यमुना नदी के किनारे पर जब वो पहुंचती है तो पाती उसके जो मेट्स, उसके जो कंपेनियन साथी है, वो उसको आमंत्रित करते हैं कि आओ डांस और गाने में शामिल हो जाओ। कि वो चाहते हैं कि वो सैफरन कलर के कपड़े पहने, जिससे कि बसंत ऋतु जो आने वाली है उसका आगमन का स्वागत किया जा सके, और नए जो कलियां खिली है उनको तोड़कर उनका स्वागत करें। ये सब चाहते हैं वो। परंतु राधा का जो दिल है वो इतना भगवान श्री कृष्ण के संगीत और कैसे कि प्रेम में खोया हुआ है कि वो न चाहते, अननोइंगली, अनकॉन्शियसली, अनजाने में चिल्ला उठती है गोविंदा गोविंदा, कि भगवान श्री कृष्ण का नाम लेती है। She is unmindful of the fact, उसको मतलब ये पता ही नहीं that her mates are laughing at her, कि उसके जो कंपेनियन है, उसके जो साथी हैं, वो उसका मजाक उड़ा रहे हैं ऐसा करने पर। और यमुना नदी बड़े ही प्रेम से बह रही है। राधा उसके बाद मथुरा मंदिर में जाती है, वहां पर जो मसाले हैं बहुत ही शानदार, चमकीले, ब्राइटली जल रही है, और जो वहाँ के पुजारी वगैरह कौन से बनी शंख बजा रहे हैं, और वो वहां पर जाकर अब उनका मतलब भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करती है, गॉड्स का, हाथ जोड़कर। और लेकिन उसके दिल में भगवान श्री कृष्ण का प्यार है, और वो इतना खो जाती है उसके प्यार में, लॉर्ड कृष्णा की पूजा में इतना खो जाती है कि अगेन वो दोबारा वही चिल्लाती है अनजाने में, गोविंदा गोविंदा चिल्लाती है। वो इस चीज की परवाह नहीं कर सकते दूसरे लोग उसके आसपास उसको देखकर, उसका इस प्रकार का व्यवहार देखकर उस पर गुस्सा है या नहीं। उसके बैकग्राउंड में हमेशा जो है नदी धीरे धीरे बही रहती है, जो कि चीयरफुली और ब्राइटली बह रही है। उसको ऐसा लगता है, कवित्री कहती है कि रिवर यमुना इज इकोइंग राधास गोविंदा गोविंदा, कि नदी इस तरह अंदाज से बह रही है कि ऐसा लगता है जैसे उसकी गूंज आ रही हो, गोविंदा गोविंदा। जो केवल जो मंत्र है, राधा को एक ही मंत्र पता है, गोविंदा गोविंदा। और जो राधा लॉर्ड कृष्णा के प्यार में जो खो गई है, वो और आगे नहीं जा सकती। उसको सबसे अधिकतम जो एहसास होता है एब्सोल्यूट अब्जॉर्प्शन का, उसी में प्रेम निहित है। ये इस पर हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ अवेयरनेस का एहसास है। जो मिल्क मेड, जो उसका जो गीत है वो बहुत ही सिंपल लगता है, साधारण लगता है, बट इट कैरीज इन इट द डिवोशन ऑफ राधा टू कृष्णा, कि राधा का कृष्णा के प्रति कितना समर्पण था, वो चीज इसमें आ जाती है। पोएम जो है 3 स्टांजा की है, हर स्टांजा में 10 लाइनें हैं, और लैंग्वेज जो कवित्री ने जो यूज की है सरोजिनी नायडू ने, बहुत ही सरल है, समझने में आसान है।
और जो सिमिली इसके अंदर जो इस्तेमाल की गई है, जो उपमाएं जो चीजों को समझाने के लिए, जैसे कर्ड्स दैट आर व्हाइट एज द क्लाउड्स इन द स्काई इज एप्ट एंड हाईली सजेस्टिव, बहुत ही उपयुक्त है। और सजेस्टिव, सजेस्टिव का मतलब पुट द आइडिया इनटू माइंड क्लियरली, यानी हमें समझाने के लिए बहुत ही उचित सिमिली का इस्तेमाल कवित्री ने किया है। जो तस्वीर हमारे सामने एक और आई कि जो हेफर्स हैं, जो बछड़े और बछड़ियां हैं, जो रंभा रहे हैं, राधा जो मथुरा की फेयर में जा रही है से अपनी दही को बेचने के लिए, डांसिंग और सिंगिंग और राधा की जो कंपेनियन है नदी के किनारे, यमुना नदी किनारे पर जो डांस और गा रहे हैं, वो ये सभी जो है ऑल दिस प्रेजेंट द एटमॉस्फेयर ऑफ द ब्रिज रीजन ऑफ लॉर्ड कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा के आसपास का जो ब्रिज का एरिया है उसकी इमेज हमारे सामने आ जाती है। ये सब ब्रिज में ही पॉसिबल है। द टेम्पल हैज बीन ब्यूटीफुली डिस्क्राइब्ड बाय द पोएट। मंदिर को तो बहुत ही शानदार ढंग से कवित्री ने वर्णन किया है। कवित्री कहती है हाउ ब्राइटली द टॉर्चेस वर ग्लोइंग, कि जो टॉर्चेस का मसाले कितने चमक के साथ जल रही थी। आई फोल्डेड माई हैंड्स, मैंने अपने दोनों हाथ जोड़कर एट द अल्टार्स और टू प्रे, कोई भगवान की वेदी पर पूजा करने के दोनों हाथ जोड़े। और साइनिंग वंस गार्ड अस नाइट एंड बाय डे, प्रार्थना की भगवान से, भगवान मुझे रात दिन मेरी रक्षा करना, यानी कि वो भगवान शिव से प्रार्थना करती है। एंड लाउडली द कॉन्च सेल्स वर ब्लोइंग, और जो पुजारी वगैरह थे वो शंख बजा रहे थे जोर जोर से। When we read the poem, all the scenes come before our inward eyes, मतलब पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन है, जैसे हम लाइनें पढ़ते हैं हमारी आंखों के सामने उस तस्वीर का महसूस कर सकते हैं। यानी कि कवित्री ने वर्ड पिक्चर का इस्तेमाल किया, पेन से जो वर्णन लिखा है वो तस्वीर में प्रस्तुत हो जाता है आंखों के सामने पाठक के। इस प्रकार इन निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि जो कवित्री ने बहुत ही एक बड़ा आइडिया को सिंपल गीत के रूप में प्रस्तुत किया है। लव और जो था राधा और कृष्ण जो प्योर लव था, सच्चा प्यार था, वो अब इच्छा रखती है कि अपने प्रेमी में डूब जाए। ये इतना एब्सोल्यूट एब्जॉर्प्शन अलोन, ये जब ही मिलता है जब जिंदगी का सब कुछ आप उस किसी के अंदर सचमुच आप खो जाते हैं, उससे प्रेम करते हैं। ये जो इंटेंसिटी ऑफ अवेयरनेस है, एक बहुत ही हाईएस्ट इंटेंसिटी ऑफ अवेयरनेस है। द पोएम जो है बहुत ही ज्यादा क्रिटिक्स के द्वारा अप्रिशिएट की गई है। और हम जो मुल्क राज आनंद ने इस पर जो टिप्पणी की थी उसके साथ इस पोएम को हम अंत कर सकते हैं। मुल्क राज आनंद ने लिखा कि हियर द पोएट्री ऑफ रोमांटिसिज्म of ornate epithets, ornate सजावटी epithet adjectives and delicate similes has become infused with transcendental experience। तो इतनी सिंपल और पोएम उसके अंदर शामिल हो गया है। आप किस प्रकार एक स्थान से एक कैसे दुनिया दूसरी दुनिया में कैसे जा सकते हैं। सरोजिनी नायडू हैज ट्रांसफर्ड लव एज पर्सनल डिजायर इनटू डिवाइन लव, पर्सनल डिजायर को डिवाइन लव में प्रस्तुत कर दिया है। एंड गिवन इट ए सेंस ऑफ इटर्निटी ऑफ द यूनिवर्सल, और इस चीज को उसने इटर्निटी और यूनिवर्सल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ, विशेषताओं के साथ प्रस्तुत किया है। हम कह सकते हैं पोएम बहुत ही शानदार पोएम है और हमें इसको उसी एंगल से देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। थैंक यू वेरी